वाजिद जब अपने गांव में प्रवेश हुआ तो रात काफी बीत चुकी थी। पूरे गांव पर रात के अंधेरे ने पर्दा डाल रखा था। अगर आसमान पर चांद न चमक रहा होता तो उसे अपना रास्ता तय करने में बड़ी कठिनाई होती। वो अपने घोड़े को मध्यम गति से भगा रहा था। गांव की सीमा में प्रवेश करते ही कुत्तों ने उसका स्वागत किया। वे जोर जोर से भौंक रहे थे। कोई कुत्ता करीब आ जाता तो घोड़ा बिदकने लगता। इसलिए वाजिद को घोड़े पर जमे रहने में बड़ी सावधानी से काम लेना पड़ रहा था। उसका एक हाथ घायल था और दूसरे हाथ से उसने घोड़े की लगाम पकड़ रखी थी। गांव में बिल्कुल सन्नाटा था। सब लोग दिन भर के कामकाज से मुक्त होकर मीठी नींद के मजे लूट रहे थे। गर्मियां जा चुकी थी और सर्दियों का आगमन होने वाला था। ठंडी हवाएं शाम से चलना शुरू हो जाती थी, इसलिए घरों के दरवाजों के साथ उनकी खिड़कियां भी बंद थी। विभिन्न गलियों से गुजरता हुआ वो आखिर अपने घर तक आ पहुंचा। अपने घर पहुंचकर उस पर अजीब सी खुशी छा गई थी। वो रकाब में पांव फंसाकर घोड़े से नीचे उतरा। नीचे उतरते हुए उसके मुंह से एक कराह निकल गई थी, क्योंकि उसके घायल हाथ की कोहनी घोड़े की पीठ से टकरा गई थी और उसके घाव में दर्द की लहरें उठने लगी थी। अपनी तकलीफ को सहन करते हुए उसने दरवाजे पर दस्तक दी और सोचने लगा कि उसकी मां उसे यूं अचानक देखकर किस कदर खुश होगी। वो पूरे 2 साल बाद शहर से वापस अपने घर आया था। कभी कभी उसका छोटा भाई साजिद उसके पास शहर चला आया करता था और उसकी खैरियत से मां को सूचित कर दिया करता था। उसकी मां उसे देखने के लिए तड़पती थी। वो एक बूढ़ी औरत थी और अक्सर बीमार भी रहा करती थी। इसलिए शहर जाकर अपने बेटे से मिलना उसके बस की बात नहीं थी, क्योंकि वो सफर की तकलीफें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वाजिद 2 साल पहले अपने गांव से शहर गया था। गांव में कोई ढंग की नौकरी नहीं मिलती थी, इसलिए उसने फैसला कर लिया था कि शहर जाकर किस्मत आजमाएगा। शहर में बहुत सारी नौकरियां उसकी प्रतीक्षा में थी। वो सबसे पहले एक बढ़ई के पास कर्मचारी बना। वो बढ़ई काफी अच्छा आदमी था। वो वाजिद की मेहनत का पूरा दाम देता था और वाजिद से इतनी नरमी और प्यार से बात करता था कि देखने वालों को ये पहचान करना मुश्किल हो जाती थी कि उन दोनों में से कौन कर्मचारी है और कौन मालिक। वाजिद उस बढ़ई की नौकरी कभी न छोड़ता अगर बढ़ई को बार बार छींकने की आदत न होती। बढ़ई की छींक बहुत डरावनी होती थी और वाजिद के कान सुन्न कर दिया करती थी। चंद रोज बाद जहां बढ़ई की छींक की आवाज सुनकर वाजिद के कानों में साए सानी होने लगती, वही अब सिर दर्द भी शुरू होने लगा। वाजिद उसकी छींक से तंग आ गया था और सोच रहा था कि उसकी छींक का क्या इलाज करें कि एक रोज एक अजीब घटना घटी। वाजिद एक अलमारी बना रहा था कि बढ़ई उसके पास किसी काम से आया। इतने में उसे छींक आ गई। वाजिद हथौड़ी से एक कील ठोक रहा था। छींक की आवाज सुनकर वो उछल पड़ा और वही हथौड़ी जो कील पर पड़नी थी उसके अंगूठे पर पड़ी। वाजिद दर्द से बिलबिलाकर रह गया। उसने हथौड़ी मारे गुस्से के दुकान से बाहर फेंक दी और उसी वक्त बढ़ई की नौकरी छोड़ छाड़ कर किसी दूसरे काम की तलाश में व्यस्त हो गया। उसके बाद उसने मेहनत मजदूरी भी की, एक धोबी के पास भी काम किया, मगर फिर वो शहर के नगर रक्षक की मेहरबानी से सिपाही बन गया। हुआ यूं कि एक दिन जब वो नगर रक्षक के धुले हुए कपड़े देने गया तो उसे देखकर नगर रक्षक हैरान रह गया। वाजिद एक लंबा चौड़ा और खूबसूरत नौजवान था। नगर रक्षक ने कहा, जिस देश में ऐसे नौजवान कपड़े धोने के काम पर लग जाएं, तो वो देश क्या खाक तरक्की करेगा। वाजिद ने बड़े आदर से कहा, मैं ये काम अस्थायी तौर पर कर रहा हूं। जैसे ही कोई दूसरी अच्छी सी नौकरी मिल गई ये काम छोड़ दूंगा। नगर रक्षक कुछ सोचते हुए बोला, मेरा एक सिपाही पिछले दिनों नौकरी छोड़कर चला गया है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसकी जगह भर्ती कर सकता हूं। ये मेरी खुशकिस्मती होगी। वाजिद खुश होकर बोला। यूं वो एक सिपाही बन गया। उसे अच्छी खासी तनख्वाह मिलती थी और रहने के लिए एक घर भी मिल गया था। वो हर महीने अपनी मां को घर के खर्च के लिए
एक उचित राशि भिजवा दिया करता था। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। फिर एक रोज नगर रक्षक ने उसे अपने घर बुलाया। वो वाजिद की सेवा से बहुत प्रभावित था, क्योंकि वाजिद ने बहुत सारे अपराधियों को जेल की राह दिखाई थी। वो अपनी बुद्धिमानी और कर्तव्यनिष्ठा के कारण अपराधों को खत्म करने की कोशिश में लगा रहता था, और उसे इन कोशिशों में कभी भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ा था। शहर के तमाम लोग भी उसकी क्षमता से परिचित थे और उससे प्रेम करते थे, क्योंकि अपराधियों की गिरफ्तारी के कारण अब न चोरी का डर था और न लूटपाट का खतरा। नगर रक्षक को इस बात पर गर्व था कि उसने वाजिद को सिपाही बनाकर बड़ी अक्लमंदी का सबूत दिया था। वो अब हर मुश्किल काम में वाजिद से सलाह मशवरा कर लिया करता था। नगर रक्षक के बुलाने पर जब वो उसके घर पहुंचा तो उसने नगर रक्षक को बहुत चिंतित देखा। वाजिद ने उससे उसकी चिंता की वजह पूछी तो नगर रक्षक बोला, वाजिद, आज मैं शहबाज डाकू की तरफ से बहुत चिंतित हूं। एक बार तुमने उसको मंत्री के घर चोरी करते हुए गिरफ्तार किया था, मगर उसने जेल से फरार होकर अब अपना एक बहुत बड़ा गिरोह बना लिया है, और अब वो अपने साथियों के साथ मिलकर शरीफ नागरिकों का सुकून बर्बाद करने पर तुला हुआ है। शहर में आए दिन लूटपाट और चोरियों की वारदातें हो रही है। जो कोई उनकी राह में रुकावट बनता है वो उसे ठिकाने लगा देते हैं। मैंने इन डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए काफी कोशिश करके देख ली है, मगर कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। इसके अलावा उन्होंने मेरे 7 सिपाहियों को मार दिया है और 11 को घायल भी कर दिया है। अब ये कर्तव्य मैं तुमको सौंपता हूं कि तुम शहबाज डाकू और उसके साथियों को गिरफ्तार करो। वाजिद ने नगर रक्षक से इस बात का वादा कर लिया था कि वो शहबाज डाकू और उसके साथियों को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश करेगा, और फिर एक हफ्ते के बाद ही उसने अपना ये वादा पूरा कर दिखाया। वो शहबाज डाकू की तलाश में भटक रहा था। शहबाज डाकू अपने साथियों के साथ पहाड़ों की गुफाओं में रहता था। वाजिद जब एक रोज उसे तलाश करता हुआ वहां पहुंचा तो उसका सामना शहबाज डाकू और उसके 3 साथियों से हो गया। वाजिद ने उन्हें ललकारा और फिर वहां एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। हालांकि वाजिद अकेला था, मगर वो इतनी बहादुरी से लड़ा कि शहबाज डाकू के 3 साथी मारे गए। ये स्थिति देखकर शहबाज डाकू ने फरार होने की कोशिश की। वो अपने दूसरे साथियों तक पहुंचकर उन्हें अपनी मदद के लिए बुलाना चाहता था। उसके ये साथी एक गुप्त गुफा में बैठे शराब पीने में व्यस्त थे, मगर वाजिद ने उसको भागने का मौका ही न दिया। उसने बड़ी फुर्ती के साथ फंदा निकालकर शहबाज डाकू की तरफ फेंककर जो एक जोरदार झटका दिया तो शहबाज डाकू अपने घोड़े से फिसलकर पथरीली जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। वाजिद ने एक रस्सी से उसके हाथ पैर कसकर अपने घोड़े पर लादा और लादकर नगर रक्षक के सामने पेश कर दिया। वाजिद के इस कारनामे ने चारों तरफ धूम मचा दी थी। नगर रक्षक ने उसे बहुत शाबाशी दी और बादशाह ने बहुत सा इनाम दिया। शहबाज और उसके साथी डाकुओं से लड़ते हुए वाजिद का एक बाजू उनमें से किसी की तलवार से घायल हो गया था। इसलिए नगर रक्षक ने उसे 1 महीने की छुट्टी दे दी और उसे सलाह दी कि वो किसी अच्छे वैद्य से अपना इलाज करवाए और खूब आराम करे। सारा मसला शहबाज डाकू की गिरफ्तारी का था। उसकी वजह से ही उसके साथियों की हिम्मतें बढ़ी हुई थी। शहबाज डाकू तो गिरफ्तार हो ही चुका था। अब नगर रक्षक को उसके साथियों का डर न था। 1 महीने की छुट्टी मिली तो वाजिद ने घर जाने का फैसला कर लिया। उसने शहर से अपनी मां और भाई के लिए ढेर सारे कपड़े और दूसरी चीजें खरीदी और गांव की तरफ चल पड़ा। उसने अपना सफर दोपहर को शुरू किया था और अब लगभग आधी रात को वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ा दरवाजा खुलने की प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ देर बाद उसने दोबारा दस्तक दी। अंदर से उसकी मां नींद में डूबी हुई आवाज में बोली, कौन है? इस दौरान शायद उसके छोटे भाई साजिद की भी आंख खुल गई थी। उसने ऊंची आवाज से कहा, मां, इतनी रात गए कोई शरीफ आदमी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके साथ ही किसी के कदमों की आहट दरवाजे की तरफ आती सुनाई दी। साजिद की बात सुनकर वाजिद के होठों पर
मुस्कुराहट फैल गई। कुछ क्षण बाद दरवाजा खुला। दरवाजा साजिद ने खोला था। वो आंखें मलता हुआ हैरानी से वाजिद को देखने लगा। उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा हैरानी के भाव थे। फिर उसने अंदर की तरफ मुंह करके खुशी भरी आवाज में चीख कर कहा, मां, मैंने कहता था कि इतनी रात गए कोई शरीफ आदमी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो मेरी बात सही निकली है। ये कहकर वो हंसने लगा और वाजिद से लिपट गया। उनकी मां भी वहीं आ गई थी। उसने भी वाजिद को देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वो अविश्वास से वाजिद को घूरती रही। फिर अचानक उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए और वो वाजिद को सीने से लगाकर रोने लगी। साजिद ने इतनी देर में वाजिद का घोड़ा अस्तबल में बांधकर उसे दाना पानी डाल दिया था। वो इस काम से फ्री होकर वहां आया तो वाजिद मां से बातें कर रहा था। वो खामोशी से एक तरफ बैठकर उनकी बातें सुनने लगा। वाजिद ने उन्हें बताया कि वो शहबाज डाकू से लड़ते हुए घायल हो गया था, जिसकी वजह से नगर रक्षक ने उसे 1 महीने की छुट्टी दे दी है। फिर उसने मां और साजिद को वो सोने के सिक्के दिखाए जो बादशाह ने शहबाज डाकू को गिरफ्तार करने के बदले में उसे इनाम में दिए थे। मां उसके घायल होने का सुनकर चिंतित हो गई थी। उसने जल्दी से उसका घाव देखा। घाव अभी ठीक नहीं हुआ था। मां उदास नजर आने लगी और बोली, ये घाव तो बहुत गहरा है। सुबह वैद्य जी को दिखाना पड़ेगा। अपने हाथ को हिलाना डुलाना नहीं, वरना घाव और खराब हो जाएगा। फिर उसने बादशाह की तरफ से इनाम में दिए गए तमाम सोने के सिक्कों को सावधानी से गिनकर एक बर्तन में रखकर कमरे में जमीन खोदकर उसमें दबा दिया। वाजिद को भूख लग रही थी। मां ने जल्दी जल्दी कुछ रोटियां पकाई। साजिद ने छुरी उठाई और दड़बे में से एक मोटा सा मुर्गा निकालकर उसे काटने के लिए आंगन में चला गया। थोड़ी ही देर बाद वापस आया तो खाली हाथ था। मुर्गा काट दिया। मां ने पूछा। मैं उसकी गर्दन पर छुरी फेरने ही वाला था कि वो फड़फड़ाया और पकड़ से निकलकर उड़कर दीवार पर जा बैठा। अब वो शायद छत पर होगा। तुम इजाजत दो तो मैं छत पर चढ़ जाऊं और उसे पकड़ लाऊं। साजिद ने कहा। तुमसे तो कोई काम कराना ही बेकार है। उसकी मां ने मुंह बनाकर कहा। अब छत पर भागदौड़ करोगे तो लोग चोर समझकर पकड़ लेंगे। साजिद शर्मिंदा सा हो गया था। मां शाम की सब्जी गर्म करने लगी। वाजिद को गांव में आए हुए 3रा दिन था और उसका दिल गांव में लग गया था। वो दिन भर अपने बचपन के दोस्तों के साथ खुले मैदान में छायादार पेड़ों के नीचे बैठा बातें करता रहता। उसके हाथ का घाव अभी ठीक नहीं हुआ था। गांव का वैद्य उसका इलाज कर रहा था और उसने उसे सलाह दी थी कि वो कम से कम 15 दिन तक हाथ को हरकत न दे। हरकत करने और हिलने डुलने से घाव का मुंह खुल जाता था और रिसने लगता था। बहरहाल वाजिद वैद्य जी की सलाह पर पूरी तरह अमल कर रहा था। आज भी वो अपने दोस्तों के साथ एक घने पेड़ के नीचे बैठा बातों में व्यस्त था कि अचानक उसने साजिद को अपनी तरफ आते देखा। साजिद के साथ एक लड़का भी था। वो दोनों जब करीब आए तो वाजिद उस लड़के को पहचान गया। वो नगर रक्षक का बेटा जावेद था। साजिद ने कहा, वाजिद भाई, ये आपको तलाश करते फिर रहे हैं। वाजिद ने जावेद को बड़ी इज्जत से बिठाया और उसके आने की वजह पूछी। उसने जवाब दिया, पिताजी ने मुझे आपके पास भेजा है। उन्होंने आपको फौरन बुलाया है क्योंकि शहबाज डाकू के साथियों ने बादशाह सलामत की बेटी राजकुमारी निखत का अपहरण कर लिया है और संदेश भेजा है कि अगर उनके सरदार शहबाज डाकू को न छोड़ा गया तो वो राजकुमारी निखत की हत्या कर देंगे। जावेद की बात सुनकर वाजिद सदमे में रह गया। फिर अचानक उसके चेहरे पर गुस्से की लाली फैल गई। वो दांत पीसकर बड़बड़ाया, अच्छा तो उन डाकुओं की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि बादशाह सलामत से टक्कर लेने पर तैयार हो गए हैं। मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूं। मगर वाजिद भाई, आपको तो आराम करने की सलाह दी गई है। साजिद जल्दी से बोला, अगर आपके हाथ का घाव बिगड़ गया तो इसमें जहर फैल सकता है। ये बात वैद्य जी ने मुझे बताई थी। वैद्य जी को वहम हो गया है। मुझे कुछ नहीं होगा।
वाजिद ने लापरवाही से कहा। उन्हें इस बात का वहम नहीं बल्कि यकीन है। सुबह ही मैंने उन्हें हाथ पांव काटने वाली आरी पर धार लगाते हुए देखा है। कह रहे थे वाजिद लापरवाह लड़का है, अपने घाव को जरूर खराब कर लेगा, इसलिए अभी से उसकी तैयारी कर रहा हूं ताकि वक्त पर तमाम चीजें तैयार मिल जाएं। साजिद ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। कुछ भी हो साजिद, मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। वाजिद ने उसे समझाते हुए कहा। मैं राजकुमारी को तलाश करने की कोशिश करूंगा। ये काम तो मैं भी कर सकता हूं, साजिद ने अचानक कहा। वाजिद चौंक कर उसे देखने लगा, फिर मुस्कुरा कर बोला, नहीं मेरे भाई, ये काम बहुत खतरनाक होते हैं। तुम अभी 21-22 साल के लड़के हो। ये ठीक है कि तुम तलवार चलाने में माहिर हो और लड़ाई भिड़ाई भी कर लेते हो, मगर डाकुओं वगैरह से कैसे निपटना है, तुम्हें इन कामों का कोई अनुभव नहीं। जावेद उनकी बातचीत से ऊब गया था। नाराजगी से बोला, हाँ तो आप क्या कह रहे थे? जल्दी से जवाब दीजिए, मुझे वापस भी जाना है। वाजिद भाई की बजाय मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। साजिद ने जावेद का हाथ पकड़ा और वहां से उस तरफ चल दिया जहां जावेद का घोड़ा एक पेड़ के तने से बंधा हुआ था। वाजिद ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की थी। वो खामोशी से उन्हें जाता देखता रहा। नगर रक्षक का लड़का जावेद एक घमंडी दिमाग का नौजवान था। उसे साजिद का बीच में बोलना पसंद नहीं आया था। जब वो अपने घोड़े के पास पहुंचा तो उसने रूखे स्वर में कहा, मेरे पिता ने वाजिद को बुलाया था, तुम्हें नहीं। इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? साजिद ने उसे घूरते हुए रूखेपन से पूछा। मैं तुम्हें साथ ले जाने को तैयार नहीं हूं। अपने पिता से कह दूंगा कि वाजिद मेरे साथ आने को तैयार नहीं था। इस आज्ञा न मानने पर उसे नौकरी से जवाब भी मिल सकता है, जावेद ने जवाब दिया। मगर मेरे भाई की हालत ऐसी नहीं है कि वो इतनी दूर का सफर कर सके। तुम देख रहे हो वो घायल है, साजिद ने उसे समझाना चाहा। मैं कुछ नहीं जानता, जावेद गुस्से से बोला। मेरे पिता का हुक्म न मानकर तुम्हारे भाई ने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। अच्छा, अब बहुत हो चुका, अपने बाप से जाकर कह दो कि वाजिद नहीं आएगा, साजिद ने कड़वे स्वर में कहा और झटके से हाथ छुड़ाकर वहां से चल दिया। इस अपमान पर जावेद का मुंह लाल हो गया था। उसकी तेज नजरें बहुत देर तक साजिद का पीछा करती रही थी। फिर उसने पेड़ से अपना घोड़ा खोला और उस पर बैठकर उसे एड़ लगा दी और तेज रफ्तार से अपने घर की तरफ रवाना हो गया। साजिद वहां से सीधा घर आया था। उसने अपनी मां को पूरा किस्सा सुनाया और बोला, मां, मैंने तय कर लिया है कि राजकुमारी निखत को डाकुओं की कैद से मुक्ति दिलाऊंगा। उसकी बात सुनकर उसकी मां डर गई। घबरा कर बोली, ये बहुत खतरनाक काम है, तुझे कुछ हो गया तो? मां, तुम समझती क्यों नहीं हो? अगर मैंने इस खतरनाक काम में हाथ नहीं डाला तो फिर मजबूरन वाजिद भाई को ही इस काम में हाथ डालना पड़ेगा, और तुम तो जानती हो उनका हाथ घायल है। कितनी कठिनाई पेश आएगी बेचारे वाजिद भाई को। साजिद ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों लड़के मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे। इस वाजिद के बच्चे को किसने कहा था कि सिपाही बनकर अपराधियों के पीछे दौड़ता फिरे, और अब तुम एक हो जो इन खतरनाक और जालिम डाकुओं से टक्कर लेने की सोच रहे हो। इससे तो ये अच्छा था कि मेरे यहां लड़कियां पैदा हो गई होती, आराम से घर में तो बैठी रहती। उसकी मां ने साजिद को घूरते हुए बहुत गुस्से से कहा। साजिद मुंह से कुछ न बोला। नहा धोकर उसने कपड़े बदले और अपने घोड़े को तैयार करने लगा। उसकी मां जाने क्या क्या बड़बड़ाते हुए उसके लिए खाना तैयार करने लगी ताकि वो सफर के दौरान भूखा न रहे। थोड़ी देर बाद तमाम तैयारियां पूरी हो गई और फिर साजिद अपनी मां को विदा कहकर वहां से रवाना हो गया। राजकुमारी निखत के अपहरण और डाकुओं की मांग ने रानी और बादशाह दोनों को ही सख्त परेशान और दुखी कर दिया था। बादशाह एक सिद्धांतवादी आदमी था। उसने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो शहबाज डाकू के साथियों की शर्त को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि इससे अपराध करने वाले लोगों का हौसला बढ़ता और देश में अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती।
रानी को बादशाह की आदतों की अच्छी तरह जानकारी थी। वो अपनी बेटी के गम में बहुत दुखी हो गई थी। उसे एक पल चैन नहीं आ रहा था। उसने बार बार बादशाह को इस बात पर राजी करना चाहा कि वो शहबाज डाकू को रिहा कर दे, ताकि उसके साथ ही उसकी बेटी को रिहा कर दे। मगर बादशाह ने हर बार सख्ती से उसकी बात को खारिज कर दिया था। आखिरकार रानी बिल्कुल ही निराश हो गई। उधर बादशाह अपनी बेटी की रिहाई के सिलसिले में कोशिश कर रहा था। उसकी इच्छा थी कि शहबाज डाकू को रिहा किए बिना ही उसकी बेटी उसे मिल जाए। इस मकसद के लिए उसने उन डाकुओं की तलाश में अपनी सेना के जरिए तमाम पहाड़ छान मारे, मगर उसे ये पता चला कि डाकुओं ने अपना ठिकाना बदल लिया है और अब किसी दूसरी जगह रह रहे हैं। शहबाज डाकू के साथियों ने बादशाह को 1 हफ्ते का समय दिया था। बादशाह उसी 1 हफ्ते में इन डाकुओं को ढूंढ निकालना चाहता था, मगर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर उन्हें कैसे तलाश करवाए। इस वक्त भी वो इस समस्या पर सोच विचार कर रहा था कि एक सेवक उसके कमरे में आया और बहुत आदर से बोला, महाराज, एक नौजवान जो अपने आप को वाजिद सिपाही का भाई बताता है, आपसे मिलना चाहता है। बादशाह वाजिद को अच्छी तरह जानता था। उसकी बहादुरी की वजह से ही शहबाज डाकू को गिरफ्तार किया गया था। बादशाह ने कहा, उस नौजवान को फौरन हमारे सामने पेश किया जाए। सेवक आदर से झुककर उल्टे कदमों चला गया। थोड़ी देर बाद साजिद वहां पर आया और बादशाह को प्रणाम करके हाथ बांधकर खड़ा हो गया। बादशाह ने उसे एक नजर देखा। उसकी खूबसूरती और व्यक्तित्व ने बादशाह को काफी प्रभावित किया था। वो बोला, क्या बात है नौजवान, तुम हमसे क्यों मिलना चाहते हो? हमें बताया गया है कि तुम हमारे बहादुर सिपाही वाजिद के भाई हो। वो उन डाकुओं से मुकाबला करते हुए घायल हो गया था। वो अब कैसा है? साजिद ने जवाब दिया, महाराज, उनका घाव अभी ठीक नहीं हुआ है। उनका इलाज हो रहा है। वैद्य जी ने उन्हें बहुत ज्यादा सावधानी रखने की सलाह दी है। मेरा नाम साजिद है। मैं वाजिद भाई का छोटा भाई हूं। आज नगर रक्षक साहब ने मेरे भाई को बुलाया था। वो राजकुमारी जी के अपहरण के सिलसिले में वाजिद भाई से मिलना चाहते थे, मगर उनकी खराब हालत को देखते हुए मैंने उन्हें रोक दिया और अब खुद हाजिर हुआ हूं। अगर आप आज्ञा दें तो मैं डाकुओं को ढूंढ निकालने की कोशिश करूं, ताकि राजकुमारी जी को उनकी कैद से रिहाई दिलाई जा सके। बादशाह साजिद को देखते हुए गौर से उसकी बातें सुन रहा था। साजिद की बात खत्म हुई तो वो बोला, मगर ये कैसा रहेगा कि हम राजकुमारी के बदले शहबाज डाकू को रिहा कर दें? इसका तो साफ मतलब ये होगा कि एक महान राज्य का बादशाह चंद डाकुओं के सामने बेबस हो गया। नहीं महाराज, शहबाज डाकू की रिहाई आप जैसे बादशाह की हार और बेबसी की निशानी होगी। बादशाह का चेहरा चमक उठा। उसने अपनी जगह से खड़े होकर साजिद का कंधा थपथपाया और बोला, समझदार नौजवान, तुम सच कह रहे हो। फिर बादशाह ने साजिद को अपने पास बिठाया और कुछ सोचते हुए बोला, हमारे पास सिर्फ 6 दिन है। राजकुमारी का अपहरण कल हुआ था। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इन 6 दिनों में हमारी राजकुमारी को रिहा करवा लोगे? मैं यकीन से तो नहीं कह सकता। अगर भगवान ने मेरी मदद की तो मैं यकीनन कामयाब हो जाऊंगा। मगर मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि आखिर इन डाकुओं ने राजकुमारी जी को इतनी आसानी से कैसे अगवा कर लिया। हम भी इस बात को समझने में असमर्थ हैं। बादशाह गहरी सांस लेकर बोला, हमें तो राजकुमारी के अपहरण का उस वक्त पता चला था जब एक तीर महल के मुख्य दरवाजे में आकर लगा। वो तीर जाने किसने फेंका था। उसमें एक पत्र बंधा हुआ था। उस पत्र में लिखा था कि हमारे सरदार शहबाज को रिहा कर दिया जाए, वरना राजकुमारी निखत की हत्या कर दी जाएगी। सरदार शहबाज की रिहाई 1 हफ्ते के अंदर हो जानी चाहिए। हमने पूरा महल छान मारा, मगर राजकुमारी वहां होती तो मिलती। पहरेदार ने भी इस बात से अनजानापन जाहिर कर दिया कि उन्होंने राजकुमारी को बाहर जाते देखा है। साजिद कुछ सोचने लगा। फिर उसने इच्छा जाहिर की कि वो राजकुमारी का कमरा देखना चाहता है। बादशाह ने ताली बजाई। एक सेवक फौरन कमरे में दाखिल हुआ।
बादशाह ने उसे हुक्म दिया कि साजिद को राजकुमारी का कमरा दिखा दिया जाए। सेवक साजिद को साथ लेकर बाहर निकल गया। बादशाह की बात को सुनकर साजिद को जाने क्यों ये यकीन हो गया था कि राजकुमारी का अपहरण उसके कमरे से ही हुआ है। उसे पता चला था कि महलों में तहखाने भी होते हैं। हो सकता है कि राजकुमारी को अगवा करने वाले उसे तहखाने के रास्ते ही ले गए हों। ये सोचकर उसने राजकुमारी का कमरा देखने की इच्छा की थी। सेवक उसे राजकुमारी के कमरे में ले आया था। कमरा बेहद खूबसूरत था और उसे बड़ी सुंदरता से सजाया गया था। साजिद चारों तरफ नजरें घुमाकर कमरे का जायजा लेने लगा और फिर उसी वक्त उसकी नजर एक खूबसूरत चिड़िया पर पड़ी जो पिंजरे में बंद थी और पिंजरा खिड़की में लटका हुआ था। साजिद ने इस बात को महसूस किया कि चिड़िया उसी की तरफ देख रही है। वो सिर झटक कर सेवक की तरफ मुड़ा मगर सेवक वहां से जा चुका था। साजिद कुछ पल तक कुछ सोचता रहा, फिर वापस उस कमरे में आया जहां बादशाह मौजूद था। महाराज, मैं सोच रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राजकुमारी जी को तहखाने के रास्ते अगवा करके ले जाया गया हो। उसकी बात सुनकर बादशाह उछल पड़ा और बेचैनी से बोला, तुमने एक बहुत ही मुश्किल पहेली सुलझा दी है। हम भी यही सोच रहे थे कि आखिर राजकुमारी को किस तरह ले जाया गया होगा। अगवा करने वालों ने यकीनन इस मकसद के लिए तहखाने का रास्ता इस्तेमाल किया होगा। तुम वाकई बहुत बुद्धिमान हो। शुक्रिया महाराज, मैं वो तहखाना देखना चाहता हूं, साजिद ने कहा। बादशाह उठते हुए बोला, हमारे साथ आओ। वो दोनों दोबारा राजकुमारी के कमरे में आए। बादशाह ने राजकुमारी के कपड़ों की अलमारी का एक दरवाजा खोलकर उसे अंदर की तरफ धकेला। इस क्रिया के साथ ही कमरे में गड़गड़ाहट सी हुई और कमरे के फर्श में एक चौकोर जगह खुल गई। साजिद ने आगे बढ़कर इस खाली जगह में झांका। वहां उसे सीढ़ियां नजर आई। वो इस जगह में उतर गया। बादशाह भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। जैसे ही दोनों ने सीढ़ियों से उतरकर तहखाने के फर्श पर पांव रखा, ऊपर का रास्ता एक हल्की सी आवाज से बंद हो गया। अचानक कुछ दूर साजिद एक लाल रंग की मखमली जूती देखकर चौंक पड़ा। उसने उसे उठा लिया। बादशाह ने भी उसे वो जूती उठाते देख लिया था। वो झपटकर आगे बढ़ा और लगभग चीखते हुए बोला, ये जूती राजकुमारी की है। तो अब ये बात साफ हो गई है कि राजकुमारी जी इसी तहखाने से ले जाई गई है। साजिद एक गहरी सांस लेकर बोला। बादशाह ने भर्राई हुई आवाज में कहा, इस तहखाने का दूसरा दरवाजा पास के जंगल में खुलता है। ये तहखाने इसलिए बनवाए गए थे कि खतरे के वक्त इनका इस्तेमाल किया जा सके। उसके बाद साजिद ने पूरा तहखाना छान मारा मगर उसे कोई ऐसी चीज न मिल सकी जिससे कुछ पता चलाया जा सकता। थक हार कर वो वापस हो लिया। बादशाह ने दीवार में लगे एक कुंडे को खींचा तो सीढ़ियों का रास्ता फिर खुल गया। वो दोनों तहखाने से बाहर निकले। उनके बाहर निकलने के थोड़ी देर बाद वो जगह फिर बराबर हो गई। कमरे से निकलते हुए साजिद की नजर फिर पिंजरे में कैद चिड़िया पर पड़ी। वो साजिद की तरफ ही देख रही थी। अचानक वो चिल्लाने लगी और अपने पंखों को जोर जोर से फड़फड़ाने लगी। उसकी आवाज सुनकर बादशाह के बढ़ते हुए कदम रुक गए। वो पिंजरे के पास आया और उसका दरवाजा खोलते हुए बोला, नन्ही चिड़िया, जब तुम्हारी मालकिन आजाद थी तो तुम कैद में थी। अब तुम्हारी मालकिन कैद में है तो आजादी तुम्हारा हक बन गई है। हम तुम्हें आजाद कर रहे हैं। ये कहकर बादशाह ने पिंजरे का दरवाजा खोलकर चिड़िया को उड़ा दिया। उसकी आंखें भीग गई थी और वो बेहद दुखी नजर आने लगा था। साजिद उसका दुख अच्छी तरह समझता था। उसने बादशाह को और परेशान करना ठीक न समझा और उनसे इजाजत लेकर वापस उस सराय में आ गया जहां वह ठहरा हुआ था। वो आराम और सुकून से लेटकर कुछ सोचना चाहता था। अपने कमरे में आकर वो बिस्तर पर गिर गया। उसकी आंखें छत पर लगी हुई थी और दिमाग शहबाज डाकू के साथियों के बारे में सोच रहा था। अचानक वो चींची की आवाज सुनकर उछल पड़ा। उसने गर्दन घुमाई और फिर ये देखकर उसे बहुत हैरानी का सामना करना पड़ा
कि वही चिड़िया जो राजकुमारी के कमरे में पिंजरे में बंद थी और जिसे बादशाह ने आजाद कर दिया था, अब उसके कमरे की खिड़की में बैठी चूचू कर रही थी। साजिद बिस्तर पर उठकर बैठ गया और टकटकी बांधकर चिड़िया को देखने लगा। थोड़ी देर बाद चिड़िया उड़ी और उसके हाथ पर आकर बैठ गई। साजिद की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये चिड़िया उसके पीछे क्यों लग गई है। वो जब राजकुमारी के कमरे में था तो उसे गौर से देख रही थी और अब ये सराय में भी आ गई है। वो उलझन भरी नजरों से चिड़िया को देखने लगा। चिड़िया उसकी हथेली पर अपनी चोंच रगड़ने लगी। अच्छी चिड़िया, क्या बात है? साजिद ने पूछा। उसकी बात सुनते ही चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए। साजिद हंस पड़ा और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसे चिड़िया के सिर पर कोई सख्त सी चीज महसूस हुई। उसने जल्दी से उसके सिर को टटोल कर देखा तो उसे वहां पर एक कील गड़ी हुई नजर आई। उसने हैरानी भरे अंदाज में इस कील को बाहर की तरफ खींच लिया। कील के निकलते ही वो खूबसूरत चिड़िया साजिद के हाथों से फिसलकर जमीन पर गिर गई और जोर जोर से फड़फड़ाने लगी। कुछ ही पल गुजरे थे कि एक हल्का सा धमाका हुआ और वो चिड़िया जो एक खूबसूरत नौजवान जादूगर में बदल गई। ये तमाम नजारा देखकर साजिद हैरान रह गया था। वो जादुई व्यक्ति जमीन पर से उठा और शुक्रगुजार अंदाज में बोला, जनाब, मैं किस जुबान में आपका शुक्रिया अदा करूं? अगर आप मेरी मदद न करते तो मैं हमेशा एक चिड़े के रूप में रहता। हालांकि बादशाह ने मुझे आजाद तो कर दिया था, मगर वो जादू की कील तो आपने ही मेरे सिर से निकाली थी। मैं हैरान हूं कि ये सब क्या है। तुम कौन हो? साजिद ने उलझन भरे स्वर में सवाल किया। मैं आपको अपनी कहानी भी सुनाऊंगा, मगर इससे पहले ये खुशखबरी भी सुन लीजिए कि मैं राजकुमारी निखत के अपहरण के बारे में आपको विस्तार से बता सकता हूं। वो जादुई व्यक्ति बोला। उसकी बात इतनी आश्चर्यजनक थी कि साजिद खुशी के मारे चुप होकर रह गया। उस व्यक्ति ने दोबारा कहना शुरू किया, मेरा घर परीलोक में है। मेरे पिता वहां के एक अमीर व्यापारी हैं। मैं अपनी मां का इकलौता लड़का हूं। उनके लाड प्यार की वजह से मैं बहुत शरारती हो गया था। एक रोज मैंने वहां के एक जादूगर के बाग में घुसकर खूब तोड़फोड़ की। उसके बहुत सारे फूल तोड़कर घास पर इधर उधर फैला दिए। पेड़ों से कच्चे पक्के फल तोड़कर कुछ को खाया, कुछ वही फेंक दिए। पानी के तालाब में बहुत सी सूखी घास डाल दी और फिर मैं वहां से भागने ही वाला था कि वो जादूगर वहां पर आ गया। उसने जो अपने बाग का ये हाल देखा तो वो गुस्से से लाल हो गया और उसने मुझे पकड़ लिया। वो बूढ़ा आदमी था। मैंने चाहा कि उसकी पकड़ से खुद को आजाद करा के भाग जाऊं, मगर इससे पहले कि मैं अपने इरादे को पूरा कर पाता, उसने ये जादू की कील मेरे सिर में गाड़ दी और इस तरह मैं एक परी पुत्र से चिड़ा बन गया। मैं वहां से उड़कर अपनी किस्मत को कोसता हुआ एक तरफ को जा रहा था कि कुछ शरारती बच्चे मुझे पत्थरों से मारने लगे। उनसे जान छुड़ाकर भागा तो एक भयानक किस्म का बाज मेरे पीछे लग गया। मैं पूरी ताकत से उड़ने लगा, फिर उस बाज से भी पीछा छुड़ाने में कामयाब हो गया। इस भागदौड़ की वजह से मुझे बहुत तेज भूख लगने लगी थी। एक जगह मैंने जमीन पर दाना पड़ा देखा तो मेरा चेहरा खुशी से खिल गया। मैं दाने पर झपट पड़ा, मगर अभी मैंने दाने पर चोंच मारी ही थी कि एक जाल मुझ पर आ पड़ा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था क्योंकि मुझे एक शिकारी ने कैद कर लिया था। उसने और भी बहुत से पक्षी पकड़े थे, उनके साथ मुझे भी बंद कर दिया। मैं चूंकि एक बहुत ही खूबसूरत पक्षी था, इसलिए उसने मुझे महाराज की सेवा में पेश कर दिया। महाराज मुझे देखकर बहुत खुश हुए, शिकारी को इनाम दिया और मुझे राजकुमारी निखत के हवाले कर दिया। वो बहुत अच्छी लड़की है। वो मुझसे बेहद प्यार करने लगी, अपने हाथ से दाना पानी देती। मुझे भी उससे बहुत प्यार हो गया था और मैंने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया था कि अब मैं हमेशा चिड़ा ही बना रहूंगा। मगर मुझे इस बात पर बड़ा अफसोस होता है कि सब लोग मुझे चिड़ा के बजाय चिड़िया समझते थे। अगर पक्षियों को बोलना आता होता तो मैं सबको बता देता कि मैं चिड़िया नहीं चिड़ा हूं।
अभी कुछ देर पहले जब मैं चिड़ा के रूप में था और आपने मुझे चिड़िया कहकर पुकारा था तो मेरे आंसू निकल आए थे। तुम्हारी कहानी वाकई बहुत अजीब है। साजिद ने उसकी कहानी से प्रभावित होकर कहा, तुम्हें अब सीधा यहां से अपने घर जाना चाहिए। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जुदाई में किस कदर परेशान होंगे। हाँ, ये तो है, मेरी माँ का वाकई बहुत बुरा हाल होगा। वो मेरी याद में बहुत रोती होंगी। पिताजी को ज्यादा अफसोस न होगा, वो तो पहले ही मुझे बहुत निकम्मा समझते थे। परिपुत्र ने बड़ी उदासी से कहा, अरे ये बात नहीं, सब बच्चों के पिता अपने बच्चों को ऐसा ही समझते हैं। तुम क्यों परेशान होते हो? साजिद ने उसे दिलासा देते हुए कहा, मगर ये तो बताओ कि तुम राजकुमारी के अपहरण के बारे में मुझे क्या बताने वाले थे? ओ, बातों में लगकर मैं आपको उसके बारे में तो बताना ही भूल गया। चूंकि मैं पिंजरे में बंद हर वक्त राजकुमारी के कमरे में रहता था, इसलिए मैंने राजकुमारी के अपहरण का दृश्य भी अपनी आंखों से देखा था। मुझे शहबाज डाकू और उसके साथियों की कहानी मालूम हो गई थी। जाहिर है शहबाज डाकू के साथियों को मालूम नहीं था कि तहखाने के गुप्त रास्ते कहां का है, इसलिए उन्होंने इस सिलसिले में राजकुमारी की खास दासी फरीदा की मदद ली थी। राजकुमारी के अपहरण वाले दिन मेरे पेट में दर्द हो रहा था। सुबह राजकुमारी ने मुझे बादाम और किशमिश खिलाई थी। वो बहुत मजेदार थी और मैंने ज्यादा संख्या में खा ली थी। वो दोपहर का वक्त था। राजकुमारी जी खाना खाकर अपने कमरे में आराम करने के लिए लेट गई और थोड़ी देर बाद सो गई। मैं दर्द से कराह रहा था कि अचानक फर्श पर एक गड्ढा दिखाई दिया और उसमें से राजकुमारी जी की दासी फरीदा और 4 डाकू बाहर निकले। मैं हैरानी से उन्हें देख रहा था। अचानक उनमें से एक डाकू को छींक आई, जिसकी वजह से राजकुमारी जी की आंख खुल गई। वो पांचों जल्दी से फिर गड्ढे में उतर गए। राजकुमारी जी को कुछ शक हो गया था। वो उठीं और फिर उनकी नजर तहखाने के रास्ते पर पड़ी। उन्होंने जल्दी से जूते पहने और तहखाने के रास्ते की तरफ बढ़ी। फिर अभी वो तहखाने में झांक ही रही थी कि उन्हें किसी ने पकड़कर अंदर की तरफ घसीट लिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ खबर नहीं, क्योंकि कमरे का फर्श बराबर हो गया था। अगर आप राजकुमारी जी को तलाश करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दासी फरीदा से पूछताछ करनी पड़ेगी। साजिद बड़े गौर से परिपुत्र की बातें सुन रहा था। उसके चुप होने पर एक लंबी सांस लेकर बोला, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम मुझे ये सब बातें न बताते तो राजकुमारी निखत को तलाश करना बहुत मुश्किल हो जाता। फिर उसने सराय के सेवक को बुलाकर खाना लाने को कहा। खाना खाकर परिपुत्र साजिद से बातों में व्यस्त हो गया। उन्हें बातें करते करते काफी देर हो गई थी। सूरज ढलने वाला था। साजिद चौंक कर बोला, बातों में वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। अब तुम अपने सफर पर रवाना हो जाओ और अंधेरा फैलने से पहले अपने घर पहुंचने की कोशिश करो। परिपुत्र जल्दी से खड़ा हो गया। फिर उसने अपने पंख फड़फड़ाए और साजिद को विदा कहकर खिड़की से उड़ता हुआ परिलोक की तरफ रवाना हो गया। उसे विदा करके साजिद महाराज से मिलने के लिए चला गया। महाराज को जैसे ही साजिद के आने की खबर मिली, वो भागा भागा उसके पास पहुंचा। उसके कुछ सोचने से पहले ही साजिद ने उससे कहा, महाराज, कामयाबी हमसे सिर्फ कुछ कदम दूर है। मैं सब काम बड़ी खामोशी से करना चाहता हूं और इसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। महाराज ने कहा, हम अभी नगर रक्षक को हुक्म दे देते हैं कि वो सिपाहियों का दल तुम्हारे साथ कर दे। साजिद ने कहा, अभी इसकी जरूरत नहीं। पहले मैं राजकुमारी जी की खास दासी फरीदा से मिलना चाहता हूं। उससे कुछ बातें मालूम करना चाहता हूं। महाराज ने उसकी इच्छा फौरन ही पूरी कर दी और एक सेवक को भेजकर दासी फरीदा को बुला लिया गया। साजिद महाराज से इजाजत लेकर फरीदा को एक खाली कमरे में लाया और उससे बोला, नमक हराम दासी, तेरी चालाकी का राज खुल गया है। अगर अपनी खैरियत चाहती है तो मुझे इस बात की जानकारी दे कि राजकुमारी जी को कहां रखा गया है और शहबाज डाकू के बाकी साथियों ने कहां पनाह ले रखी है। साजिद की बातें सुनकर
फरीदा का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। वो समझ गई थी कि उसका राज खुल गया है। वो थरथर कांपने लगी और बोली, मैं बहुत मजबूर हो गई थी। शहबाज डाकू के साथियों ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उनकी मदद न की तो वह मेरे पिता को मार देंगे। मेरे पिता उनकी कैद में हैं। मैं चूंकि राजकुमारी जी की बहुत ही खास दासी हूं, इसीलिए उन डाकुओं ने मेरी मदद लेने के लिए मुझे चुना था, क्योंकि मैं महल के कोने कोने से परिचित हूं और तहखानों के रास्ते भी मुझे मालूम है। वो लोग कहां छुपे हुए हैं? साजिद ने पूछा। उन्होंने मेरे पिता को भी राजकुमारी जी के साथ कैद कर रखा है और वो मेरे घर में ठहरे हुए हैं। वो कुल 15 लोग हैं। दिन भर मेरे घर में छुपे रहते हैं और रात होती है तो इधर उधर घूमने निकल जाते हैं। फिर भी उनके 4 साथी हर वक्त घर में ही रहते हैं। ठीक है, मैं अभी उनका इंतजाम करता हूं। ये कहकर साजिद वहां से चला गया। उसने दासी फरीदा को सिपाहियों की निगरानी में दे दिया था और उन्हें निर्देश दे दिया था कि वो उसे कहीं न जाने दे। महाराज उससे दासी फरीदा की निगरानी का कारण पूछना चाहता था, मगर साजिद ने कहा कि वो बहुत जल्द उन्हें तमाम हालात से बता देगा। फिर वो अपने घोड़े पर सवार होकर फरीदा के मकान की तरफ चल पड़ा। सूरज ढल गया था और हल्का हल्का अंधेरा फैलने लगा था। फरीदा का मकान उसे जल्द ही मिल गया। उसका दरवाजा बंद था। साजिद उसके मकान के कुछ फासले पर खड़ा होकर सोचने लगा कि डाकुओं को किस उपाय से बेबस करे। अगर वो चाहता तो बहुत सारे सिपाहियों को साथ लेकर डाकुओं पर हमला बोल सकता था, मगर उसे इस बात का भी खतरा था कि डाकू अपनी जिंदगी से निराश होकर राजकुमारी को भी खत्म कर देते। वो उन्हें चालाकी से बेबस करना चाहता था। उसे फरीदा की बात भी याद आई कि डाकू रात को घूमने फिरने के लिए निकलते हैं। ये सोचकर उसे एक उपाय सूझा और वो एक उचित सी जगह देखकर वहां पहुंचकर बैठ गया और रात का अंधेरा गहरा होने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद हर तरफ गहरा अंधेरा छा गया। ज्यादा देर न गुजरी थी कि फरीदा के घर का दरवाजा खुला और डाकू 2-2, 3-3 की टोलियों में रुक रुक कर बाहर निकलने लगे। जब 11 डाकू बाहर निकल आए तो दरवाजा अंदर से किसी ने बंद कर लिया। इसका मतलब था कि अब राजकुमारी की निगरानी के लिए सिर्फ 4 डाकू अंदर बाकी बचे थे और 4 डाकुओं पर काबू पाना साजिद के लिए कुछ मुश्किल बात न थी। वो अपने घोड़े को घर के करीब लाया और उसकी पीठ पर खड़ा होकर दीवार पर चढ़ा और फिर फुर्ती से अंदर कूद गया। अब ये उसकी बदकिस्मती थी कि चारों डाकू आंगन में ही थे। उन्होंने साजिद को अंदर कूदते हुए देख लिया था। वो फौरन ही तलवारें निकालकर उस पर झपटे। इतनी देर में साजिद भी संभल गया था। उसने भी तलवार निकाल ली और फिर वहां एक जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। साजिद अकेला था, मगर वो इन चारों पर भी भारी पड़ रहा था। उसने तलवार चलाने की शिक्षा अपने भाई वाजिद से हासिल की थी। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे और थोड़ी देर बाद उसने उन चारों को हरा दिया। उनकी लाशें आंगन में इधर उधर बिखरी पड़ी थी। उनसे छुटकारा पाकर वो उस कमरे की तरफ भागा जिसमें राजकुमारी निखत कैद थी। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। डाकुओं से मुकाबले के दौरान तलवारों की झनकार और उनकी चीख की आवाज ने उसे डरा दिया था। उसकी आंखों में खौफ नजर आ रहा था। साजिद राजकुमारी की खूबसूरती देखकर हैरान रह गया। राजकुमारी बहुत सुंदर और कोमल थी। साजिद कुछ पल उसे टकटकी बांधकर देखता रहा, फिर जल्दी से आगे बढ़कर उसके हाथ पांव के चारों ओर लिपटी हुई रस्सी को खोलने लगा। कुछ पल बाद राजकुमारी निखत के हाथ पांव आजाद हो गए। उसी कमरे में एक बूदा भी बंधा हुआ था जो यकीनन दासी फरीदा का पिता था। साजिद ने उसे भी आजाद कर दिया और फिर राजकुमारी निखत को अपने साथ लेकर वहां से चल पड़ा। राजकुमारी निखत रिहाई पाने के बाद बेहद खुश थी। उसने कहा, बहादुर नौजवान, तुम कौन हो? इतने बहुत से डाकुओं से तुम्हें डर नहीं लगा? तुम अकेले थे और वो 4 थे। साजिद बोला, राजकुमारी जी, मेरा नाम साजिद है। हमें अब फौरन इस जगह से निकल जाना चाहिए।
ऐसा न हो कि दूसरे डाकू आ जाएं। आपकी गुमशुदगी से महाराज और महारानी बहुत परेशान हैं। अब हम महल चल रहे हैं, वहां जाकर आपको सारी कहानी पता चल जाएगी। ये कहकर उसने राजकुमारी निखत को घोड़े पर बिठाया और तेज रफ्तार से महल की तरफ चल पड़ा। जब वो राजकुमारी निखत के साथ महल में पहुंचा तो उसे देखकर वहां एक हंगामा सा मच गया। महारानी और राजकुमारी जो एक दूसरे से लिपट कर रोई है, तो देखने वालों की आंखों में भी आंसू आ गए थे। साजिद महाराज को एक तरफ ले गया और उसे जल्दी जल्दी तमाम घटनाओं से सूचित करने के बाद उसने कहा, महाराज, अब ये उचित होगा कि आप नगर रक्षक को हुक्म दे कि वो सिपाहियों की एक बड़ी टुकड़ी दासी फरीदा के घर पर लगा दे, ताकि जैसे ही दूसरे डाकू वापस आएं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। महाराज ने फौरन ही नगर रक्षक को बुला लिया। नगर रक्षक को जब पता चला कि साजिद वाजिद का छोटा भाई है और उसने राजकुमारी को डाकुओं की कैद से मुक्ति दिलाई है, तो वो भी बहुत खुश हुआ और उसको खूब शाबाशी दी। नगर रक्षक ने उसी रात शहबाज डाकू के तमाम साथियों को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। साजिद की सिफारिश पर दासी फरीदा को भी माफ कर दिया गया, क्योंकि वो डाकुओं की धमकी की वजह से बिल्कुल ही मजबूर हो गई थी। इन तमाम कामों से फ्री होकर अगले रोज साजिद ने महाराज से अपने गांव जाने की इजाजत मांगी। महाराज बोला, साजिद, हमने अपनी पूरी जिंदगी में तुम जैसा बहादुर और समझदार नौजवान नहीं देखा। हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी अपनी बेटी राजकुमारी निखत से कर दें। साजिद आदर से बोला, महाराज, मैं एक गरीब आदमी हूं। राजकुमारी जी मेरे साथ कैसे रह सकेंगी? हम तुम्हें इतनी दौलत देंगे कि तुम गरीब नहीं रहोगे। महाराज खुशी से मुस्कुराकर बोला, माफी चाहता हूं, मगर महाराज, मैं चाहता हूं कि मैं जो कुछ भी हासिल करूं अपनी मेहनत से हासिल करूं। उसकी बात सुनकर महाराज की आंखें चमकने लगी। उसने साजिद को सीने से लगाकर कहा, यह तुमने बहुत अच्छी बात की है। दौलत वही अच्छी होती है जो इंसान अपनी मेहनत और ईमानदारी से कमाए। तुम एक बहादुर, समझदार और स्वाभिमानी लड़के हो। हमारी राजकुमारी की शादी तुम्ही से होगी। ये हमारा फैसला है। हमें तुम्हारी बातें और आदतें बहुत पसंद आई हैं। संक्षेप में, महाराज ने अपनी बेटी की शादी साजिद से कर दी और दोनों को विदा कर दिया। साजिद राजकुमारी निखत को लेकर अपने गांव पहुंच गया। घर पहुंचकर उसने अपनी मां और वाजिद को पूरी कहानी सुनाई। इतनी सुंदर बहू देखकर उसकी मां खुशी से फूले नहीं समा रही थी। वाजिद भी अपने भाई की बहादुरी पर बहुत खुश था। उसने उसकी हिम्मत और मर्दांगी की बहुत तारीफ की। वाजिद के हाथ का घाव भी ठीक हो गया था। कुछ दिनों के बाद उसकी भी वही गांव की एक लड़की से शादी हो गई। उसने अपनी मां के कहने पर सिपाही की नौकरी भी छोड़ दी थी और दोनों भाइयों ने गांव में जमीन लेकर उस पर खेती बाड़ी शुरू कर दी। वहां रहकर राजकुमारी निखत को महल जैसा ऐशो आराम नसीब नहीं था, मगर वो फिर भी बहुत खुश थी। साल 6 महीने में वो महल का भी एकाध चक्कर लगा लिया करती थी, मगर अब उसका दिल महल में नहीं लगता था। महाराज और महारानी इस बात से बहुत खुश थे कि उनकी बेटी एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही है।